हेलो फ्रेंड्स, 1 जनवरी साल 2024 जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेशन में लगी हुई थी, तभी जापान में एक के बाद एक लगभग 155 अर्थक्वेक ने दस्तक दी और इन अर्थक्वेक की चपेट में आकर करीब 72 लोगों की जान चली गई और लगभग 1 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। अर्थक्वेक तो जापान में आए ही, साथ ही जापानीज गवर्नमेंट ने सुनामी आने की वार्निंग भी जारी कर दी, क्योंकि जब भी कहीं अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उस देश में सुनामी आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही हाई हो जाती है। जापान में अगर सुनामी आती है तो यूनेस्को के अनुसार करीब 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है और करोड़ों लोगों को बेघर कर सकती है अर्थक्वेक के बाद आने वाली सुनामी। लेकिन सुनामी आने का खतरा सिर्फ जापान पर ही नहीं है, बल्कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रशिया में भी सुनामी आने की वार्निंग जारी की गई है। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये ऐसे ही आपको समझ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आप ज़रा इसे देखिए। जब साल 2011 में जापान में जो सुनामी आई थी, तब उसमें करीब 20,000 लोगों की जान चली गई थी और इस सुनामी में वेव की हाइट लगभग 135 फीट ऊंची थी और इस सुनामी के बहाव का प्रेशर एक फाइटर जेट की स्पीड के बराबर रिकॉर्ड किया गया था। साल 2011 की सुनामी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे खतरनाक सुनामियों में से एक है। अब आप जरा भारत में 2004 इंडियन ओशन के अंदर आई सुनामियों को याद कीजिए। कैसे उस सुनामी में 2,30,000 लोगों की जान चली गई थी और इस सुनामी से ओरिजिनेट हुई वेव की एनर्जी जापान के हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम से भी ज़्यादा थी, यानी कि सुनामी किसी एटॉमिक बम से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। नए साल के पहले दिन जापान में रिक्टर स्केल पे 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था और ये भूकंप पिछले साल टर्की में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के जितना ही ताकतवर है। लेकिन आप फर्क देखिए, पिछले साल जब टर्की में 7.8 तीव्रता का अर्थक्वेक आया था तो उसमें लगभग 52,000 लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। लेकिन क्योंकि जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत ही आगे है और यहाँ के घर बिल्डिंग्स अर्थक्वेक को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, इसलिए जापान में 7.6 के रिक्टर स्केल पर भूकंप आने के बाद भी बहुत ही कम लोगों की जान गई। लेकिन जापान के लोग भले ही भूकंप से बच गए हो और जापान के लोगों में हमेशा ही बड़ी सुनामी आने का डर बना रहता है, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो, प्रकृति उसे पल भर में ही खत्म करने की क्षमता रखती है। लेकिन फिलहाल तो जापानीज गवर्नमेंट ने अपने लाखों लोगों की जान अर्थक्वेक्स और सुनामी से बचा ली है। और उन देशों का क्या होगा जो टेक्नोलॉजिकली जापान के जितने डेवलप्ड नहीं है। और ऐसी कई सारी कंट्रीज है दुनिया में जो हमेशा इन खतरनाक अर्थक्वेक्स और बड़ी बड़ी सुनामी की चपेट में आ जाती है और इन कंट्री में लाखों लोगों की जान चली जाती है। पूरी दुनिया में कुछ बहुत ही मेजर सुनामी से अफेक्टेड कंट्रीज है जहां कभी भी सुनामी या भूकंप आने के एक्सट्रीम हाई चांसेस रहते हैं, जिनमें पहली कंट्री है इंडोनेशिया, जहां ऑलरेडी साल 2004 में एक भयानक सुनामी आ चुकी है और उसमें लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है। लिस्ट में दूसरी कंट्री है थाईलैंड, इसके बाद श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में हमारा देश भारत। जी हाँ, भारत में भी दुनिया की सबसे खतरनाक सुनामी आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया के हिसाब से भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड उड़ीसा इंडिया के मोस्ट सुनामी अफेक्टेड एरिया में से एक है और भारत के इस पार्ट में कई बार बड़े बड़े साइक्लोन्स और सुनामी आ चुकी है। यह 2004 की इंडियन ओशन में ओरिजिनेट हुई सुनामी ने इंडिया के इस रीजन में भारी तबाही मचाई थी और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था इस सुनामी से। चलिए अब हम जापान और जापान के अर्थक्वेक मैनेजमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने बड़े भूकंप आने के बाद भी जापान में इतने कम लोगों की जान क्यों गई और दूसरे देशों को जापान से क्या सीख लेनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 के दिन जापान के कई इलाकों में 153 टाइम्स धरती हिली, फिर भी यह भूकंप जापान के डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं हिला पाए। लेकिन आखिर क्यों यह भूकंप जापान के आपदा प्रबंधन को नहीं हिला पाया, जरा इसे समझते हैं। जब लास्ट ईयर 2023 में टर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, तब टर्की में 52,000 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन हम इसका कंपैरिजन अगर जापान से करें तो हमें पता चलता है कि हाल ही में 1 जनवरी 2024 के दिन 7.6 तीव्रता से आए भूकंप से जापान में सिर्फ 72 लोगों की जान ही गई है। अब ये एक बेहद ही छोटा नंबर है अगर हम इसका कंपैरिजन टर्की में आए भूकंप से करें तो। लेकिन जापान हमेशा से ऐसा नहीं था। दुनिया भर में रिक्टर स्केल पर 6 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड के जितने भूकंप आते हैं उनमें से 20% से ज़्यादा तो सिर्फ
जापान में ही आते हैं। मतलब पूरी दुनिया के करीब 20 से 22% अर्थक्वेक्स तो सिर्फ जापान में ही आते हैं और हर दिन जापान में ऑन एन एवरेज 5 से 6 भूकंप आते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ईयर 1923 में जापान में इतने ही ताकतवर अर्थक्वेक्स आए थे तब 1,40,000 लोग मारे गए थे, लेकिन आज उतने ही ताकतवर भूकंप में सिर्फ 72 लोगों की जान गई। जापान में यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 100 वर्षों में ही हुआ है, क्योंकि जापान को पता था कि वो अर्थक्वेक और सुनामी को कभी रोक नहीं पाएगा। इसलिए जापान ने कभी भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि जापान की गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी की मदद लेकर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ऐसी बिल्डिंग्स, घर बनाए जो आसानी से बड़े बड़े भूकंप और भयानक सुनामी को सह सके। सन 1923 के अर्थक्वेक के बाद जापान ने पहला भूकंप विरोधी लॉ बनाया, जो है बिल्डिंग स्टैंडर्ड लॉ। इस लॉ के हिसाब से बिल्डिंग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें पहली है ताइसिन। इस कैटेगरी में छोटे छोटे घर होते हैं और इस कैटेगरी के घरों का डिज़ाइन ऐसा होता है जिसमें बिल्डिंग्स अर्थक्वेक के टाइम हिलती रहती है पर कभी भी वो गिरती नहीं। दूसरी कैटेगरी है सेसिन। इस कैटेगरी में हाई राइज बिल्डिंग होती है और इसमें बिल्डिंग्स के नीचे रबर पैड्स लगा दिए जाते हैं ताकि भूकंप के समय बिल्डिंग्स गिरे नहीं और अर्थक्वेक के झटके आसानी से झेल सके। लास्ट कैटेगरी है मेंसिन। इसमें बिल्डिंग्स को नींव खोद कर नहीं बनाया जाता, बल्कि इस कैटेगरी की बिल्डिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है और उसके ऊपर बिल्डिंग की फॉर्मेशन का काम किया जाता है। इस कैटेगरी की बिल्डिंग में चाहे कितने भी बड़े अर्थक्वेक्स या सुनामी आ जाए, ये कभी भी टूट के नहीं गिरती। लेकिन इसका कंपैरिजन हम अगर टर्की से करें तो हमें साफ पता चलता है कि टर्की लास्ट ईयर आए अर्थक्वेक्स के लिए प्रिपेयर नहीं था। सिमिलरली भारत में भी बिल्डिंग्स बनाते समय कई बार करप्शन हो जाती है, इसलिए भारत में कभी कहीं पर 2 से 3 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी आ जाता है, उसमें भी हज़ारों या लाखों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में भारत के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो सुनामी और अर्थक्वेक से प्रभावित एरियाज़ में जापान की टेक्नोलॉजी की तर्ज पर ही बिल्डिंग बनाने पर ध्यान दें, जिससे लाखों लोगों की जान बच सके। और गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो सुनामी या अर्थक्वेक जैसी कंडीशन में गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें।